अच्छा बेटा, आज की क्लास में वी आर स्टार्टिंग अ पेपर which is 4024 past paper 1 variant 2. It is May June 2025 paper. The paper is of 2 hours and it is a non calculator version paper, so you are not allowed to use calculator in any case. Okay, so let's start the paper. Acha dekho, this is the instruction page. Answer all questions. Use a black or dark blue pen. You may use an HB pencil for diagrams or graphs. तो अक्सर बच्चे पूछते हैं डायग्राम्स और ग्राफ्स में हम क्या करें, तो यू कैन यूज द HB pencil, dark HB pencil यूज कर सकते हो आप. Write your name, everything on the center number and the candidate number in the box top of the page. Write your answer to each question in the space provided. Do not use an erasable pen or correction fluid. जो रिमूवर वगैरह यूज करते हैं, you don't have to use that. Do not use an erasable pen. अच्छा, do not write anything in the barcode. Do not write on any barcode. देखो ये barcodes होते हैं ना, इनमें कुछ नहीं लिखना होता. ऐसे नहीं कि यहाँ पर आपने कलरिंग कर दिया, कुछ ना कर दिया, ये स्कैन हो रहे होते हैं, तो मेक श्योर कि आप इसमें कुछ ना लिखें. कैलकुलेटर मस्ट नॉट बी यूज इन दिस पेपर. यू मे यूज ट्रेसिंग पेपर. कहीं अगर आप रिक्वायर्ड हो तो आप ट्रेसिंग पेपर मांग सकते हैं. वैसे तो मैंने सारा काम विदाउट ट्रेसिंग पेपर भी सिखाया हुआ आपको, तो ट्रेसिंग पेपर की जरूरत नहीं पड़ती. यूजली ट्रेसिंग पेपर यूज होता है सिमेट्री में या फिर ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ा बहुत यूज हो जाता है. You must show all necessary working clearly. The total marks for this paper is 100 marks. The most important thing. और स्टार्ट करते हैं. देखो ये फॉर्मूला शीट आपको पहले से गिवन होगी, तो यू मस्ट हैव दिस फॉर्मूलाज विथ यू. ये अच्छी बात है, 2025 के बाद से इन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया है कि आपको एक फॉर्मूला शीट यहाँ पर दे दी है, जो कि आपको सम वॉट थोड़ा बहुत हेल्प कर देती है. कहीं आप फॉर्मूला भूल जाए, कोई ऐसा मसला हो जाए, यू कैन कंसर्न टू दिस फॉर्मूलाज. अच्छा, यहाँ पर लेट स्टार्ट. देखो यहाँ पर भी फिर से लिखा हुआ है कैलकुलेटर मस्ट नॉट बी यूज इन दिस पेपर. ऊपर बार एक दिया हुआ है, इसको बार कोड को मत यहाँ पर कुछ लिखेगा. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दे आर आस्किंग यू टू वर्कआउट. वर्कआउट मीन्स कि आपने बेटा वर्किंग शो करनी है, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना. डोंट राइट डायरेक्ट आंसर्स. इवन इफ यू डोंट नो द आंसर, डोंट राइट इट डाउन. आप पहले इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे. कैसे करेंगे? आपने यहां पर बेटा पहले माइनस नहीं करते, बॉड मास रूल में इट इज बेसिकली मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट. तो first -2 multiplied by -4. It is not 2 multiplied by -4, it is -2 multiplied by -4. So it is going to become +8. Now what is 6 plus 8? It is 14. So your final answer is going to be 14. ये आपने आंसर स्पेस में यहाँ पर लिखना है, राइट? तो मेक श्योर आपने डायरेक्ट आंसर नहीं लिखा हुआ हो, आपने डायरेक्ट आंसर नहीं लिखा हुआ हो. अच्छा, 80 multiplied by 0.2. तो आई यूजुअली कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन. 2/10 लिख दिया इसको मैंने. अगेन होगा क्या कि 0 से 0 कैंसिल, 8 to the 16 हो गया ये. This will become 16 here. Right? Quite an easy question. Then 2/9 divided by 5/6. Both fraction are dividing. तो मैंने आपको बताया था बेटा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर ले, इट बिकम्स 6/5. वेरी नेक्स्ट फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाती है. नाउ यू कैन जस्ट कैंसिल देम आउट. देखो यहां पर 3 2 3 3 9. अब कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली बेटा न्यूमरेटर में आपस में मल्टीप्लाई करा दूंगा, 2 to the 4. डिनोमिनेटर में आपस में मल्टीप्लाई करा दूंगा, 3 5 15. So your answer is 4/15. Right? अच्छा, अब यहां पर देखें, a bag contain 11 balls. There are 5 blue balls and 4 yellow balls. The rest of the balls are green. A ball is taken from the bag. Find the probability that a ball is yellow. तो येलो बॉल आने की probability बेटा, there are 4 yellow balls. So out of 11 there are 4 yellow balls. So बेटा 4/11 is going to be the probability here of yellow ball. Right? Not blue. So there are 5 blue balls. 11 not blue कितने हो जाएंगे? 11 minus 5 6. तो नॉट ब्लू की बेटा प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/11. Out of 11 there are 6 balls which are not blue. Right?
मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहां पर दे हैव गिवन यू द एरिया ऑफ वन फेस ऑफ द क्यूब इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहां पर दे आर यूजिंग 1 सेंटीमीटर ऑन दी 1 सेंटीमीटर ग्रिड, ड्रॉ अ नेट ऑफ द क्यूब। अब देखो व्हाट डज दिस मीन, द एरिया ऑफ वन फेस ऑफ द क्यूब इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है? आओ पहले इसका मतलब समझते हैं, so that it will be easy for you to understand कि सवाल में हमसे क्या पूछा जा रहा है और क्या बताया भी जा रहा है। देखो दिस इज क्यूब, मेरे पास क्यूब की सारी लेंथ बराबर होती हैं, राइट? ऑल लेंथ आर इक्वल, क्यूब में सारी लेंथ बराबर होती हैं। दिस लेंथ, दिस लेंथ, दिस लेंथ, दिस लेंथ, ऑल लेंथ आर इक्वल। तो अगर मैं कहता हूं जैसे एक फ्रंट सरफेस है, वन फेस कह रहा है ना, तो एक फेस लेट से इसका फ्रंट सरफेस, इसका एरिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी लेंथ क्या होंगी? एरिया इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लेंथ का स्क्वायर होता है एरिया। ये जो फ्रंट सरफेस है ना, इसका स्क्वायर, सिर्फ फ्रंट सरफेस जो कि हमारे पास एक स्क्वायर फेस है, तो लेंथ की वैल्यू हो जाएगी 3। इट मींस ऑल लेंथ आर गोइंग टू बी 3, ऑल लेंथ आर गोइंग टू बी 3, राइट? आपने एक ऐसा क्यूब बनाना है जिसकी सारी लेंथ 3 सेंटीमीटर हो, और यहां पर इसने बताया 1 सेंटीमीटर ग्रिड है ये, यानी ये एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर है, दूसरा बॉक्स एक और सेंटीमीटर है, 1 मोर सेंटीमीटर। तो अब आपने क्यूब बनाना है, क्यूब की नेट डायग्राम बनानी है। तो देखो वी हैव मेड ऑलमोस्ट, हमने देखे हुए केसेस। तो देखो आपके पास लेट से आपने ये इसका बेस बना लिया, बेस भी यही होगा 3x3। अब देखो बेटा, यू गोना हैव right surface, you're going to have the left surface, the back surface, the front surface। अब टॉप कहां बनेगी? you can use top surface over here, आप यहां पर बना सकते हो टॉप सरफेस, यहां बनाना चाहो यहां बना लो, नीचे बनाना चाहो कहीं भी बना सकते हो। अगेन जब इसको मैं क्लोज करूंगा यू विल हैव अ क्यूब। अगर आप यहां पर बनाना चाहो यहां पर भी बना सकते हो, ऑप्शन है आपके पास, यहां बनाना चाहो यहां पर बना सकते हो, ऑप्शन है आपके पास इस टॉप सरफेस को, या टॉप सरफेस को यहां बनाना चाहो यहां पर भी बना सकते हो। तो अगेन this represent your cube net diagram, all length are 3, all length are 3, right? Okay, let's move on to next question, question number 4. It says calculate the value of x, this is your x over here, and then they have given you a diagram जहां पर बेटा आपके पास these two lengths are equal। कौन सी दो लेंथ्स बराबर हैं? ED, यहां मेंशन कर देता हूं बेटा मैं, this ED and EC are equal। it means कि मैं पहले से जज कर रहा हूं, अभी मैं देखो यहां पर कह रहा हूं कि ये 35 होगा एंगल, दिस इज गोइंग टू बी 35 डिग्री। आइसोसेलेस ट्रायंगल, वेरी गुड। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो बताओ ये एंगल क्या होगा बेटा? दिस इज गोइंग टू बी योर 180 माइनस 35 माइनस 35, 180 माइनस 70 हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 110। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइंस हैं, देखो उसने बताया हुआ है AEC and BED, these are straight lines, तो बेटा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं। Now if you want to find out the x value, तो देखो बेटा sum of the interior angle of triangle is 180 degree। यहां पर कहीं पैरेलल का जिक्र नहीं है, तो मेक श्योर ऑल्टरनेट एंगल्स कहीं भी आप मेंशन नहीं कर सकते। So what will be the x value here? 180 minus 110 is 70, 70 minus 48 is 22। वेरी गुड, 22 डिग्री। आपने डिग्री का साइन भी लगा देना है ना वैसे। Then they are saying solve, this is a linear equation to solve। देखो 5 4s are 20, 5 multiplied by x 5x, 35 minus 20 minus 35, 5x on the right hand side become positive 5x, minus 15, x की वैल्यू -3 आ गई।
ठीक है ना, x की वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गई, राइट। एनी प्रॉब्लम? मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। देखो बेटा यहां पर आपको दिया हुआ है द स्केल ड्राइंग shows the position of the two villages A and B. The scale is 1 centimeter to 5 kilometer. For example, अब देखो यहां पर मैं यहां पर एक काम ही कर रहा हूं। अब देखो कैन यू सी द स्केल? अब देखो कह रहा है एक्चुअल में तो ये यहां पर इट इज 6 सेंटीमीटर। आपने स्केल से देखा, स्केल से इट इज 6 सेंटीमीटर, राइट? ये आपने देख लिया। आई एम जस्ट रिमूविंग इट नाउ। स्केल से आ रहा है 6 सेंटीमीटर। अब उसने एक स्केलिंग दी हुई यहां पर कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या है भाई? दो विलेजेस के दरमियान 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस थोड़ी होगा। तो वो कह रहा है भाई 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर। तो 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर? क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, 30 किलोमीटर। So you got the actual distance which is 30 kilometer. Right? किलोमीटर्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है। ओके अभी मेरे पास यहां पर डी नहीं है, बट लेट्स से मैं आपको बताता हूं ये पार्ट भी किस तरह करना है, गौर से देखिएगा। यू मस्ट हैव डी विथ यू। आपने करना क्या है, विलेज सी इज ऑन द बेरिंग ऑफ 60 फ्रॉम विलेज ए। तो विलेज सी 60 बेरिंग, आपने डी को यहां रखना है। देखो डी को यहां रखना है, इसका 0 यहां पर होगा, उसका जो ओरिजिन है वो यहां पर होगा, और 0 यहां से चेक करना है आपने। You have to calculate the bearing of 60 from here. It must be like this. ये bearing होगा 60, ठीक है ना? तो लेट से आपका bearing 60 हो गया, यहां पर आपके पास 60 bearing आ गया। This is 60 bearing, okay? From the north. North से clockwise angle is called bearing. North से clockwise angle is called bearing. तो देखो 60 bearing का एंगल यहां पे मैंने बना दिया, एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। अभी आपने लाइन ड्रॉ कर दी, फिर village C is on a bearing of 320 from village B. Village C is on a bearing of 320 degree from village C B. तो देखो आपने करना क्या है, अब विलेज B से 320 बेरिंग होगा, ये विलेज B का नॉर्थ हो गया। आपने नॉर्थ से क्लॉकवाइज एंगल, ठीक है ना, नॉर्थ से क्लॉकवाइज एंगल सब देखेंगे यहां पर। नॉर्थ से ये क्लॉकवाइज एंगल मैं फिर से बना रहा हूं, नॉर्थ से क्लॉकवाइज एंगल ये 180 हो गया, 180 के बाद यहां पर 270 हो गया, 270 के बाद यहां पर 320। आपने डी पर 180 के बाद देखो ये 320, 180 के बाद 320 मजीद जाना है आपने। यानी आपने डी को यहां तक रखोगे, ये पूरा 180 हो गया। फिर अगला लाइक ओवर हियर, तो 320 माइनस 180 इट इज गोइंग टू बी 140। तो आपने 140 वापस से यहां पर लेना है एंगल, और बेटा आपने ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखो ये दिस इज 320 बेरिंग, दिस इज 320 बेरिंग। नाउ दिस इज गोइंग टू बी मार्क एज योर सी विलेज। ये आपका सी विलेज मार्क हो गया, राइट? अच्छा एक स्टूडेंट ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, मैं इसका जवाब चाह रहा था बाद में दूं, लेकिन डायग्राम कहीं आ जाए तो फिर उसमें जवाब देना ज्यादा सही रहता है। कि एक सवाल लिखा हुआ होता है, दे यूजुअली आस्क नॉट टू स्केल, डायग्राम ड्रॉन नॉट टू स्केल। यानी नॉट टू स्केल का मतलब है कि आप अपनी स्केल से, आपके अगर वहां पर 6 सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो जरूरी नहीं कि आप अपने स्केल से देखोगे तो वहां पर भी 6 सेंटीमीटर लिखा हुआ होगा। अब यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, डायग्राम नॉट ड्रॉन टू स्केल नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब जो एक्चुअल लेंथ है जो आपके स्केल में आएगी वही यहां पर लिखी जाएगी। ओके अब देखो जो 320 है, मैं फिर से बता रहा हूं, आपने डी रखना है, यू विल गेट 180 टिल हियर। अब डी को फ्लिप कर देना है आपने, तो 180 के बाद आपको 320 तक जाना है, सही है ना?
तो यहां तक आप आओगे 270 तक करते करते फिर यहां पर आप आ जाओगे 320 तक। अब 180 के बाद जब आपको 320 जाना है तो कितना डिस्टेंस बच गया? अगर आपको 180 के बाद 320 तक जाना है तो कितना डिस्टेंस बच गया? तो देखो बेटा, आपके पास 140 डिस्टेंस अभी आपने मजीद ट्रैवल करना है, 140 डिग्री आपने मजीद ट्रैवल करना है, राइट? तो आपने बेटा ये देखो 180 ट्रैवल करा, उसके बाद 140 मजीद ट्रैवल करा, ये आपके पास 320 बेरिंग बन गया आपके पास पूरा। यहां से आपने लाइन ड्रॉ करनी है, मतलब यहां पर आपने डॉट लगा देना एक, और यहां पर एक डॉट को इससे ज्वाइन कर लेना है, एक्सटेंड कर ले दी लाइन। जब आप एक्सटेंड करोगे लाइन तो यू विल गेट द आंसर, सी पॉइंट निकल कर आ जाएगा। नाउ इट सेज इवैल्यूएट क्यूब रूट ऑफ 125, आपने इवैल्यूएट करना है, राइट? तो हाउ विल यू इवैल्यूएट दिस? आपने डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना, इवैल्यूएट इज द कीवर्ड। आपने इवैल्यूएट में वर्किंग शो करनी है, इवैल्यूएशन करनी है ना। अगर आपको मेरी इवैल्यूएशन करनी होगी तो आप मेरे हर एक चीज स्टडी करोगे मुझसे। तो आपने यहां पर स्टेप शो करना है कि 525 कैन बी रिटन एज 5 क्यूब एंड दिस इज क्यूब रूट। तो यू हैव टू शो कि 3 मल्टीप्लाई बाय 1 by 3, these are cancelled and you got the answer 5 to the power 1। अब आप आंसर 5 लिखोगे। Although it is of 1 mark question, but still you have to show the working, still you have to show the working। आप वर्किंग शो करे बगैर यहां पर नहीं कर सकते काम, राइट? तो मेक श्योर बेटा आप वर्किंग शो कर रहे होगे यहां पर, ठीक है? अच्छा, 4 to the power -2, although you know the answer 1 by 16, don't do it like this। आपने पहले 1/4 का स्क्वायर लिखना है। You have to tell them that we know the property, you have to tell them that we know the property कि 4 की पावर -2, you have to tell them that we know the property 4 की पावर -2 will be converted into 1/4 square। तो 1/4 square is going to be 1 by 16, you have to tell them। तो आप डायरेक्टली 1 by 16 मत लिख दिएगा, you won't get marks for this, right? Okay, now this one is a scatter diagram question। They have given you Asha record the distance she walked and the time she take for 10 walks। The table shows her result। Obviously जितना ज्यादा आप डिस्टेंस ट्रैवल करोगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा, ये तो ऑब्वियस बात है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, पहले से दिमाग में पता चल गया विदाउट सीइंग द डेटा। तो देखो बेटा यहां पर दे हैव गिवन यू सम पॉइंट्स, और वो प्लॉट करे हुए इन्होंने, जो डार्क से यहां पर शेड हुए हैं ना, यहां पर शेड जो हुए हैं बेटा, दे हैव ऑलरेडी प्लॉटेड इट। You have to plot other points, but before that you should know कि एक tiny small box कितनी यूनिट के बराबर है। तो देखो after every small box on x axis, ये बात मैं यहां पर लिख लेता हूं, you don't have to write it down, but again मैं लिख रहा हूं just for the reminder कि आप देख सको बेटा, after every 1 unit there are 5 boxes, so each tiny small box is equal to 0.2 units। like this is 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, right? Okay, on y axis after every 10 boxes, 5 boxes, there is a difference of 10 units। so 10 divided by 5, 10 is divided among 5 boxes, so 2 units for one tiny small box। ये आपको पहले पता होना चाहिए। now let's plot 4.2 के against 5.52। 4.2 will be over here, और 52 जाना है हमें, 52 ऊपर चले गया हमें बहुत ज्यादा, this is going to be 52, right? तो देखो मैंने यहां पर जैसे वो क्रॉस डालते हैं ना, दे ऑलवेज रिकमेंड, बल्कि मैंने अच्छा आपको क्लास में बताया है, मेक अ क्रॉस, डोंट मेक अ डॉट, मेक अ क्रॉस, बाकायदा आप क्रॉस बनाएंगे। ओके, लेट्स डू अनदर 9.0 के अगेंस्ट 116, 9 के अगेंस्ट 116। देखो बेटा 9 के अगेंस्ट 116, ये हो गया 112, 114, 116, right? तो बेटा लेट्स मेक अ क्रॉस ओवर हियर, डोंट मेक अ डॉट, लेट्स मेक अ क्रॉस हियर। 3.8 के अगेंस्ट
49. 3.8 is going to be over here. 49, 49, 49 से बहुत ज्यादा आगे चले गए. ये देखो ये 48 हो जाएगा. This is going to be 49. मिड में हो जाएगा उसके. It is in the mid. On the mid. Right? कहीं आपको पॉइंट प्लॉटिंग में डिफिकल्टी लगे मुझे बता दीजिएगा. 5.6 against 62. 5.6. 5.6 will be over here after 52. 52 will be here. Right? सही प्लॉट करा मैंने. It was 62. था. राइट? ये हमने सारी चीजें प्रॉपर प्लॉट कर ली. नाउ दे आर आस्किंग यू ड्रॉ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट. एक ऐसी लाइन जो कि इस पूरे के मिड से पास कर रही हो और साथ साथ में इट शुड बी द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस डेटा. और मिड से पास कर रही हो डजंट मीन कि इट शुड टच एनी पॉइंट. किसी भी पॉइंट को टच ना करे, लेकिन मेक श्योर जितने पॉइंट्स ऊपर हो लाइन के उतने पॉइंट्स नीचे हो या जितने पॉइंट्स के ऊपर हो सब बैलेंस आउट हो. तो मैं आपके सामने ये देखो आई एम क्रिएटिंग अ डायग्राम. यहां पर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं. ये देखो आप स्केल से देख सकते हो. जब आपके पास स्केल होगा तो मैं तो यहां पर बनाकर आपको चेक करा रहा हूं. 1 2 3 4 नीचे हैं. 1 2 3 4 पॉइंट्स ऊपर है. तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट आपकी मेरी थोड़ी डिफर कर सकती है और आपकी मेरी क्या आपकी और हजारों बच्चों की डिफर कर सकती है. बस ये हो कि थोड़ा सा डिफरेंस चल जाता है. किसी बच्चे ने बहुत ज्यादा यूं बना दी डायग्राम, भाई गलत हो जाएगा. किसी बच्चे ने यूं बना दी, ये देखो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है. और जरूरी नहीं कि इट विल रीच टू ऑरिजिन, ये नहीं है जरूरी. ऑरिजिन इज नॉट नेसेसरी. बस इनके मिड से जाने चाहिए. डेटा के मिड से जा रही है देखो. राइट? 2 पॉइंट्स लाइन पर हैं, 4 पॉइंट्स बिलो द लाइन, 4 पॉइंट्स अबव द लाइन. तो आप स्केल से देख सकते हो और फिर बना सकते हो. ये आशा goes for another walk. She walks distance of 6.8 kilometer. Use your line of best fit to estimate the time Asha take for this walk. Again लाइन हमारी आंखों की बनाई हुई है. तो अगर इस लाइन से कोई डेटा मैं लेकर जाता हूं निकालता हूं तो ऑब्वियसली दैट विल बी द एस्टिमेटेड वैल्यू. तो यहां पर देखो बेटा 6.8 किलोमीटर. 6.8 विल बी ओवर हियर. और 6.8 के अगेंस्ट देखो, अगर आपको स्केलिंग समझ में आ रही है तो 6.8 के अगेंस्ट बेटा 86 मिनट्स लिखा हुआ आ रहा है. सही है ना? अगर आप सेंटर से बाहर लिख लेंगे, कोई आपको बताएगा भाई मेरा आ रहा था 85 तो किसी का आ रहा था 84, तो दैट्स फाइन. आपका 86 आ रहा है, सही है, ठीक है ना? डोंट वरी अबाउट इट. थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ज्यादा नहीं, रेंज होती है इसमें. वो आपकी वो देखेंगे कि आपने अपनी लाइन ऑफ बेस्ट फिट आई से बनाया या किसी और के उससे बना लिया, वो ये चेक करेंगे. ऐसा नहीं चीटिंग कर ली किसी और की और आपका खुद का अलग आ रहा है और बाकियों का अलग आ रहा है. अच्छा, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप ये बनाएं. आप इसके अगेंस्ट देख सकते हैं, नॉट नेसेसरी. मैं ये रिकमेंड करता हूं कि बना लें. बाद में ऐसा होता है कि आपने ये सही बनाया है, यहां पर लिखते लिखते गलत कर दिया, तो थोड़ा बहुत बेनिफिट ऑफ डाउट स्टूडेंट को ही जाता है. वो देख लेते हैं हाँ शायद बच्चा टेंस सिचुएशन में हो, पेपर दे रहा है, तो ये देखते हैं यहाँ पर उसने सही प्लॉट करा हुआ है, यहाँ पर सही मार्क करा हुआ है, यहाँ पर गलत लिख दिया, यहाँ पर 76 लिख दिया, जैसे अभी मैंने ऊपर कर लिया था. तो बेनिफिट ऑफ डाउट बच्चे को चले जाता है. ठीक है ना? अच्छा बेटा, दिस इज दी question in which says the diagram shows a rectangle. Find the estimate of the area of the rectangle correct to by writing each number correct to one sin figure. अब देखो ये आपके पास आपसे कह रहा है, आपने अपने क्वेश्चन में पहले आपने इन वैल्यूज को ना 1
सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है। तो मैं आपके सामने जरा यहां पर वर्किंग कर देता हूं। 87.1 इसकी पहली सिग्निफिकेंट फिगर है 8, 8 के बाद नंबर लिखा हुआ है 7, सो आई ऐड 1 ओवर हियर, इट विल बिकम 9 और 7 की जगह भी 0.0, सब 0 जाते हैं इसके आगे। डेसिमल के बाद वाले 0 हम लिखते नहीं है, मैंने आपको पहले बताया था ये बात। अच्छा, उसके बाद है बेटा 23.6, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर इज 2 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट देखते हैं हमेशा। अब 2 के बाद यू गॉट नंबर लेस देन 5, so beta you won't convert, you won't add anything in 2, just write 2 over here। 3 की जगह 0, 6 की जगह 0, डेसिमल के बाद वाले 0 लिखते नहीं है, मैं एक्स्ट्रा लिख देता हूं, लेकिन लिखते नहीं, मैंने आपको बताया, आप नहीं लिखते दैट्स फाइन, दैट्स टोटली फाइन, मैं लिख के बस आपको बता रहा हूं। एरिया निकालना है, जस्ट लेंथ इनटू ब्रेथ, 90 into 20, 9 2s are 18 and it is 00, so 1800 is going to be your final answer। अच्छा, फाइनल आंसर को वन सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं लिखना, बाय राइटिंग ईच नंबर टू वन सिग्निफिकेंट फिगर, पहले इनको वन सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना, फाइनल आंसर जो आ रहा है वो ऐसे ही लिखना है, जैसा आ रहा है उसको वैसे ही लिखना है, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज इट सेज। क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा दे आस्किंग यू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो बेटा, आपने यहां पर लिखा 228, 2 1s are 2 1s are 2, 2 4s are 8, then again dividing by 2, 2 5s are 10, 2 7s are 14, अगेन ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, लेट्स ट्राई आउट विथ 3, 3 1s are 3, राइट, और ये 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 27, 3 9s are 27, देन 19 इज अ प्राइम नंबर, तो इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, 19 1s are 19, so at the end you got a product of prime factors is 2 square into 3 into 19। किसी बच्चे ने 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 19 लिख दिया, दैट इज आल्सो फाइन, वो आपको पूरे मार्क्स दे देगा, बट रिकमेंडेड ये है कि आप 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 19 लिख दें। देन इट सेज 228 का स्क्वायर इज 51984, राइट, 51984 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब देखो ये पिछले पार्ट से लिंक कर रहा है, गौर से देखिएगा, 228 का स्क्वायर 51984 के बराबर है, ठीक है, तो इट विल बी कॉल्ड एज 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 19 का स्क्वायर। क्या मैं 228 की जगह उसके प्राइम फैक्टर्स लिख सकता हूं? जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एवरी नंबर विल हैव द पावर, एवरी नंबर विल हैव द पावर जस्ट बिकॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 स्क्वायर का स्क्वायर 2 की पावर 4, 3 स्क्वायर 19 स्क्वायर, so 51984 can be written as 2 power 4 3 square into 19 square, right? That is going to be final answer. Acha, now moving on to next question. It says the mass of the small box is 8 kg, the mass of the large box is y kg, the total mass of 4 small boxes and 6 large boxes is 30 kg. Show that 2x plus 3y equal to 15. देखो, अगर आपने मास निकालना है 4 स्मॉल बॉक्सेस का, टोटल मास, एक का मास है 8x kg, तो 4 मल्टीप्लाई बाय x टोटल स्मॉल बॉक्स का मास आ जाएगा, 4 स्मॉल बॉक्सेस के मास यू विल फाइंड आउट। देन वी हैव 6 लार्ज बॉक्सेस, ईच हैव y kg, तो 6 मल्टीप्लाई बाय y इज अ सम ऑफ मास ऑफ ऑल लार्ज बॉक्सेस, दोनों का सम टोटल मास आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 30, इसने पहले से बता दिया। लेट्स टेक 2 कॉमन, तो यू गॉट 2x प्लस 3y is equal to 30. You can move 2 on the right hand side, 2x plus 3y is equals to 30 divided by 2, which is 15. तो जो वो कह रहा था बेटा हमने प्रूफ करके दिखा दिया। Then they are saying the total mass of 6 small box and 1 large box is 13 kg. Use this information to write down the equation in terms of x and y. Again वही वाली बात है, 6 small boxes का मास 6x,
वन लार्ज बॉक्स का मास इज 13 kg. तो वन लार्ज बॉक्स मास इज y kg, और यहां पर एक लार्ज बॉक्स का मास दे दिया बेटा 13 kg. यानी इसने आपको क्या दे दिया, y की वैल्यू दे दी यहां पर. द मास ऑफ लार्ज बॉक्स इज y kg एंड वन लार्ज बॉक्स इज 13 kg. सॉरी, इसने माय मिस्टेक. वन लार्ज बॉक्स इज y, इट इज इक्वल टू 13. सॉरी, माय मिस्टेक. अगेन मैं रिपीट कर लेता हूं. उसने बोला टोटल मास ऑफ 6 स्मॉल बॉक्सेस. 6 स्मॉल बॉक्सेस का मास कितना होगा, 6 इंटू एक्स. और एज लार्ज बॉक्स का मास कितना होगा, 1 इंटू वाई. वाई हो जाएगा. इनका सम 13 है. इनका सम इज 13, राइट. देयर टोटल सम इज 13. तो अब कह रहा है वाई, राइट डाउन द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई. वो हमने लिख ली यहां पर. So I'm going to mention it over here. 6x plus y is equal to 13. Solve simultaneously to find the mass of the small box and the mass of the large box. You must show all your working. तो simultaneously solving करनी है. तो 6x plus 3y, 6x plus y is equal to 13 में से बेटा मैंने y को सब्जेक्ट बना लिया. I made y the subject here. और देखो मैं सेकंड, यानी वो जो फर्स्ट इक्वेशन है 2x plus 3y is equal to 15. I'm going to put this y value over here. ये देखना बेटा यहां पर. I'm just going to put this y value over here. 3 multiplied by 13 minus 6x is equal to 15. Right? So I got 2x plus 3 multiplied by 13. 39 minus 18 is equal to 15. 2x minus 18 is minus 16x, or 15 minus 39. What is 15 minus 39? What is 15 minus 39? It is going to be minus 24. तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल. Your x value will be 24 by 16. Tell me, 8 3s are 24, 8 to the 16. Your x value is 3 by 2, or you can say 1.5. What will be your y value? Y value क्या होगी? Y value is equals to, देखो यहां पर मैं y की वैल्यू पुट कर रहा हूं. Your y value will be equals to x की जगह 3 by 2. Can you cancel it out? 2 1s are 2 3s are 6. Yes sir. So 3 3s are 9 हो गया. Your y value will be 4. Right? तो बेटा you're gonna say small box का मास 1.5 kg and large box का मास 4 kg हो जाएगा. Any problem till here? किसी बच्चे को मसला, कोई इशू? Alright, let's move on to next question. Describe fully the single transformation that maps A onto B. कह रहे ये A onto B कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है? तो बेटा now it is observation. क्या ये रिफ्लेक्शन हो सकता है? देखो रिफ्लेक्शन में ना सारी रिफ्लेक्शन देखो ये हो सकती है. क्या ये रिफ्लेक्शन लग रही है आपको? ना ये इनलार्जमेंट है, ना ये रिफ्लेक्शन है. रिफ्लेक्शन में ना बिल्कुल फ्लिप कर जाता है, ऑब्जेक्ट बिल्कुल फ्लिप कर जाता है. ये राइट साइड होता ना तो फिर चांसेस हो सकते थे. लेफ्ट साइड होता, पॉइंटेड लेफ्ट साइड होता तो फिर चांसेस थे, फिर मैं देख लेता. लेकिन अब देखो यहां पर द ओनली ऑप्शन लेफ्ट ओवर इज रोटेशन. दिस इज रोटेशन. देखो ए से बी जा रहा है, इट इज राइट साइड पॉइंटेड, अपवर्ड पॉइंटेड था. ये देखो जो चीज अपवर्ड पॉइंटेड है ना वो देखो अब राइट साइड पॉइंटेड है. तो अगर आप इसको कंबाइन भी करोगे ना तो यू विल फाइंड आउट, ये देखो क्या बन रहा है हमारे पास 90 डिग्री. यहां से आ रहे हो देखो, दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेशन. तो आप लिखोगे रोटेशन 90 डिग्री क्लॉकवाइज. लेकिन अब सारी बात होती है बेटा सेंटर ऑफ रोटेशन निकालो.
अब देखो सेंटर ऑफ रोटेशन निकालने के लिए या तो यू शुड यूज कंपस, आप कंपस यूज करें, सही है ना। बट मैंने आपको बताया था बेटा इसको बाय ऑब्जर्वेशन भी देख सकते हो आप। आपके पास मैं एक ऑब्जर्वेशन दिखाता हूं, ये देखो 90 डिग्री है ना, मैंने सेंटर रोटेशन इसको कहा -2,1 को, ये देखो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट से डिस्टेंस बराबर है, दे आर इक्वल। मैंने ऑब्जर्वेशन बताई थी ना, दिस शुड बी इक्वल। और देखो ऑब्जेक्ट से इमेज की तरफ क्लॉकवाइज 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ऑब्जेक्ट से इमेज की तरफ 90 डिग्री एंड क्लॉकवाइज एंगल बन रहा है। सो -2,1 इज गोइंग टू बी योर सेंटर ऑफ रोटेशन। तो आप यहां पे लिखोगे सेंटर ऑफ रोटेशन। अगर आपके दिमाग में कोई और सा पॉइंट आ रहे थे मुझे बताएं, मैं वो टेस्ट कर लूंगा। तो अगेन 90 डिग्री भी बनना चाहिए, क्लॉकवाइज भी होना चाहिए और सेम डिस्टेंस भी होना चाहिए। तो थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन यहां पर करनी है आपने, थोड़ी प्रैक्टिस से करनी है, ज्यादा बेटर है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थोड़ा और लेंथी काम हो जाएगा, वो आपका टाइम ले लेगा। तो वो आपको ऐसा कोई सवाल नहीं देंगे, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखोगे ना तो यू वोंट टेक मच टाइम। अगर किसी बच्चे ने यहां कर लिया तो देखो उसको पता चलेगा डिस्टेंस तो बराबर है बट 90 डिग्री नहीं बन रहा, राइट। आप दूसरे पॉइंट से भी निकाल सकते हो, देखो ये और ये देख लो, इनसे भी यही है 90 डिग्री बन रहा है, इससे भी देख सकते हो 90 डिग्री बन रहा है। बट हम वो इजी पॉइंट लेंगे ना जिससे काम मेरा आसान हो जाए। तो हमने 4 - 5 अगर आप कहते हो, आप मुझे बताओ ये ऑब्जेक्ट है, क्या मैं क्लॉकवाइज आ रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज आ रहा हूं? इट इज एंटी क्लॉकवाइज ना, जबकि ये रोटेशन कौन सी हो रही है? क्लॉकवाइज। तो अगेन -4 - 5 इज नॉट गोइंग टू बी योर सेंटर ऑफ रोटेशन, राइट। अगेन किसी ने बोला सर 1 - 2 पे बना ले, ये देखो 1 - 2 सेंटर ऑफ रोटेशन, इसको भी वेरीफाई करके दिखा रहा हूं। ये देखो ऑब्जेक्ट से लाइन बनाई, इमेज से लाइन बनाई, कौन सी रोटेशन है? एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। सर ये तो क्लॉक एक्चुअल में तो क्लॉकवाइज है, लेकिन ये दिखा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो अगेन आपने 2-3 पॉइंट्स आपने अभी मुझे बताया, कितना टाइम लगा इसमें? जरा भी टाइम नहीं लगा। देखो 1 मिनट में पता चल गया कि हाँ ये 2 पॉइंट्स हमारे पास नहीं है। एक्चुअल में तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है, देखो ये पॉइंट अपवर्ड था, ये राइट साइड हो गया। हाँ मैं एक और बात कर सकता हूं आपसे, अगर ये बी ऑन टू ए होता ना, अगर ये बी इंटू बी से ए जा रहा होता तो फिर हमारे पास जो आप पॉइंट्स बता रहे हैं वो हो सकते थे। आ रही मेरी बात समझ? फिर जो आप पॉइंट बता रहे हैं 1 - 2 फिर हो सकता था ये। अभी ए ऑन टू बी है, अभी ए ऑन टू बी है, तो बाय ऑब्जर्वेशन मुझे पता चला कि भाई ये -2 हमारे पास होगा। और मैंने भी आपको बताया था, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि कभी भी आप देख लो कि यार ये हाँ ये तो क्लॉकवाइज रोटेशन है, ये देखो यूं जा रहा है ना, तो आपका सेंटर रोटेशन इसके यहां पर कहीं होगा, सेंटर रोटेशन यहीं पर कहीं लाई करेगा, यहां पर कहीं लाई नहीं करेगा। अगर आप यूं आ रहे हो तो सेंटर रोटेशन यहां लाई करेगा, अगर आप यूं जा रहे होते तो सेंटर रोटेशन भी यहीं पर कहीं लाई करता। देखो ना यहां से भी जा रहे हो फिर यहां पर कहीं लाई करता। तो अगेन आप ऑब्जर्वेशन कर लेते हो थोड़ी सी है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम नाउ, एनी क्वेश्चन? अच्छा, ड्रॉ द इमेज ऑफ द ट्राइंगल आफ्टर रिफ्लेक्शन इन द लाइन x इक्वल टू -1। भाई x इज इक्वल टू -1, अब ये मैंने आपके सामने सारी चीजें कर ली हैं। x इक्वल टू -1 लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज योर लाइन x इक्वल टू -1। अब रिफ्लेक्शन करनी है मुझे, x इक्वल टू -1 से रिफ्लेक्शन करनी है ए ट्राइंगल की। आओ इसकी रिफ्लेक्शन कर रहा हूं, इसकी तरफ अप्रोच कर रहा हूं परपेंडिकुलरली, देखो 1 स्टेप 2 स्टेप, अपोजिट साइड भी 2 स्टेप, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4। लो भाई रिफ्लेक्शन हो गई हमारे पास, x इक्वल टू -1 से रिफ्लेक्शन हो गई, राइट।
Now they're asking you triangle A is enlarged with a scale factor K and center 0, 0. Triangle C is the image of triangle A after enlargement. Triangle A को enlarge करा, स्केल फैक्टर K था, और से देख लीजिएगा स्केल फैक्टर इज K, सेंटर 0, 0 है. ठीक है भाई. The coordinates of one vertex of the triangle of the C are 12, 3. Find the value of K, which is the scale factor. अब देखो हम लोग क्या करते थे, कभी भी enlargement करनी है तो सेंटर ऑफ enlargement से हर वर्टेक्स का डिस्टेंस निकालते थे. अब इट इज अ नॉन ग्लिटर वर्जन पेपर, छोटा छोटा पेपर है. देखो बेटा सेंटर enlargement 0, 0 दे दिया, तो आपके पास जो पॉइंट्स होंगे ना, एक्चुअल पॉइंट्स, वही आपके इनिशियल डिस्टेंस होंगे. यानी 4,1 इज योर डिस्टेंस, 1,1 इज योर डिस्टेंस, 2,3 इज योर डिस्टेंस. देखो ये 4,1 है, दिस इज 1,1, दिस इज 3,2. एक्चुअल डिस्टेंस यही है, यही आपके एक्चुअल डिस्टेंस है. जो कोऑर्डिनेट्स है वही एक्चुअल डिस्टेंस है सेंटर enlargement से. अब मैं किसको अब हर को मैं K से मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, हर फैक्टर को, हर पॉइंट को K से मल्टीप्लाई करवा रहा हूं. अब देखता हूं किसकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है. भाई स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाने के बाद कौन सा वर्टेक्स 12, 3 बनेगा, कौन सा वर्टेक्स 12, 3 बनेगा. देखो 1,1 तो 12, 3 नहीं बन सकता. 1,1 को अगर स्केल फैक्टर की वैल्यू 5 हुई तो ये 5,5 हो जाएगा. 2 हुई तो ये 2,2 हो जाएगा. स्केल फैक्टर K की वैल्यू 3 हो गई तो ये 3,3 होगा. यानी एक्स और वाई सेम ही आएंगे. हमें चाहिए 12,3. एक्स और वाई डिफरेंट है. तो मैंने कहा कि 4 को 12 बनाना है, तो 4 3 12 होता है. 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 12. तो 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा. 1 3 3. तो मुझे पता चला कि 4,1 को मल्टीप्लाई बाय 3 करा तो 12,3 बन रहा है. अगर मैं 3,2 को करता, 3,2 को किससे मल्टीप्लाई कराऊं, चलो आप बताओ किससे मल्टीप्लाई करवाऊं कि मेरे पास 12,3 बनेगा. आप सोचो सर, 3 4 12 होता है, 12 तो हो गया. सर 2 4 8 होता है, यहां पर तो 3 है. इसका मतलब मुझे समझ में ये आया कि बेसिकली ये जो 12,3 है ना, ये 4,1 को इनलार्ज करने के बाद बना है. 12,3 कैसे बना, 4,1 को इनलार्ज करने के बाद. कितनी लार्जमेंट करी है, 3. तो स्केल फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, K की वैल्यू कितनी आ गई, 3. अब ये काम तो मैंने एक्सप्लेन करा तो टाइम लगा है, वरना कितना मुश्किल काम था. 1 1 तो हो नहीं सकता. अगर 1 1 होता तो बेटा एक्स और वाई सेम आते आफ्टर एनलार्जमेंट भी. अब 3,2 को टेस्ट कर लिया, सर 3,2 जो ना वो भी नहीं हो पा रहा. एट दी एंड 4 3 को. अब आप मुझे बताओ क्या इसके लिए कोई बड़ी कैलकुलेशन की जरूरत है, नहीं. तो इसी तरह के सवाल नॉन ग्रेडेड वर्जन में आते हैं जो कि आप दिमाग में फौरन से कैलकुलेट कर सकते हो. K की वैल्यू 3 आ गई. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द टू वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल. भाई इन दोनों को, अब ये वर्टिसेस थे ना 1,1 एंड 3,2, अब इन दोनों को भी 3 से मल्टीप्लाई करवा दें. सो यू विल गेट 9,4 एंड यू विल गेट 3,3. इज दिस फाइन टू एवरीवन? किसी को मसला है देखी बात में, एनी इशू? सॉरी मैंने 9,6 हो जाएगा, माय मिस्टेक. Thank you. Okay. In a sale, a shop reduced all prices by 20%. A coat costs $85 before the sale. This is your mark price before the sale. Work out the sale price of the coat. So this is your before the sale 100% price. After 20% reduction, it means 80% price is what?
100 मल्टीप्लाई बाय x, 85 मल्टीप्लाई बाय 80। अब बच्चे समझते हैं कि भाई ये नॉन कैलकुलेटर वर्जन है, इसमें तो कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। भाई कोई इतनी बड़ी कैलकुलेशन थोड़ी है, लेट्स जस्ट डू इट। ये देखो 100 डिवाइड करा दिया, 0 से 0 कैंसिल, 5 टू द 10, 5 1 जा 5, 5 17 जा, 2 1 जा 2 4 जा 8। अब आपने बेसिक कैलकुलेशन क्या करनी है, 17 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 17 2 जा 34, 34 34 68 आ गई वैल्यू। द सेल प्राइस ऑफ अ शर्ट इज $40। वर्क आउट द कॉस्ट ऑफ द शर्ट बिफोर द सेल। अब ये 20% रिड्यूस करने के बाद की प्राइस है, दैट इज 80% प्राइस, राइट? What is 100% price before the sale? Let's do cross multiplication. देखो 80 मल्टीप्लाई बाय x, 40 मल्टीप्लाई बाय 100। Sorry, your x value is 40 मल्टीप्लाई बाय 100 divided by 80। 41 जा 42 जा 80, 100 divided by 2, 50, right? Let's do question number 14. It says A is a point -45, all right, and B is a point 61. BC is -34. Find the column vector of AB. मैंने आपको बताया था बेटा, ये आपके पास कोई पॉइंट होता है, वही आपके पास पोजीशन वेक्टर होता है। OA is -45, OB is 61। तो मुझे बताओ AB वेक्टर क्या आ जाएगा? आई टोल्ड यू पीपल, कभी भी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर गिवन हो, OB माइनस, व्हाट इज OB? 61। व्हाट इज OA? -45। तो 6 minus -4, it is going to be 10। 1 minus 4 minus 4, so your answer is going to be 10 minus 4, right? Find the coordinates of C. देखो BC is already given to you. BC is going to be OC minus OB. If you want to find out the coordinates of C, just find out OC from here. BC minus BC plus OB is going to be OC vector. So what is BC vector? -3 -4. What is OB vector? 6 -1. OC vector क्या आ गया? -3 plus 6 is going to be +3. -4 plus 1 is -3. So your OC vector 3 -3 is the coordinate. जो OC vector की वैल्यू होगी वही कोऑर्डिनेट की भी वही वैल्यू होगी। अब देखो, दे आर आस्किंग यू ABCD इज अ ट्रेपेजियम। जस्ट फॉर योर केस मैं ट्रेपेजियम बना लेता हूं। लेबलिंग जरा देखिएगा मैं किस तरह कर रहा हूं। लेबलिंग देखिएगा मैं किस तरह कर रहा हूं, सब गौर से देखिएगा, मेरी बात समझें इस बात को। कह रहा है AB इज पैरेलल टू DC। सर ये बात तो सर आज के स्टूडेंट को ऑलरेडी पता होगी। क्यों? क्योंकि देखो AB इज 2 टाइम DC दिया हुआ है। ये स्टेटमेंट कब के लिए बनती है वेक्टर्स में? जब वेक्टर्स पैरेलल होते हैं। AB इज 2 टाइम DC। मुझे बताएं क्या ये लेबलिंग सही है कि नहीं है? ABCD, क्या ये लेबलिंग सही है कि नहीं है? दो रीजन देने आपने मुझे, ये लेबलिंग गलत क्यों है। देयर आर 2 रीजंस। ए भी नीचे आएगा, देखो बिल्कुल। एक पहली बात, ए बी इज 2 टाइम DC। ए बी की लेंथ ज्यादा बड़ी है DC के मुकाबले में। और देखो यू कैन नॉट राइट CD लाइक दिस।
आप एक ऑर्डर में चलोगे, उसने ABCD ट्रेपेजियम बोला ना, ABCD इस तरह बनेगा ये। अब देखो AB इज ट्वाइस ऑफ DC बोला हुआ है उसने, CD नहीं बोला हुआ, DC बोला हुआ है। दिस इज अ बेस्ट डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ABC ट्रेपेजियम, जिसमें सारी चीजें जो उसने कंडीशन दी हुई है सब कुछ मिल रही हैं। कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, कह रहा है D मालूम करके दिखा दो। अब देखो ये जो डेटा है ना पीछे से चलता हुआ आ रहा है, OA हमें पता है, मैं यहां पर डेटा जरा कॉपी कर लूं ताकि नेक्स्ट पेज में आपको समझाने में आसानी हो। हमने AB भी निकाल लिया है, और हमें C पॉइंट भी पता है, OC वेक्टर भी पता है। आओ मैं आपको छोटी सी बात समझाता हूं, जरा गौर से देखिएगा, डेटा लिखने के बाद छोटी सी बात समझा रहा हूं, इंशाल्लाह बहुत काम आएगी। देखो बेटा AB इज 2 टाइम DC। मेरे पास AB वेक्टर पता है, यस सर इट इज 10-4, वी नो दिस। अगर मैं 2 लेफ्ट हैंड साइड पर डिवाइड कर दूं, एनी इशू? सर इससे तो DC वेक्टर आ जाएगा हमारे पास, 10 डिवाइड बाई 2 5, ये हमारे पास DC वेक्टर आ गया। नाउ टेल मी वन थिंग, हमें तो सर D कोऑर्डिनेट निकालना है। कैन आई राइट DC वेक्टर एज 5-2, इसको मैं OC माइनस OD करके लिख सकता हूं। नाउ मेक OD एज अ सब्जेक्ट, OC प्लस OC माइनस 5-2, OD को मैंने सब्जेक्ट बना लिया। आई नो दिस, मैंने थोड़ा डिटेल स्टेप करें यहां पर, बस जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैंने सारा काम करा है। अब देखो यहां पर मैं OC वेक्टर पहले लिख रहा हूं, व्हाट इज OC वेक्टर? 3-3 माइनस 5-2। कैन आई गाइड OD वेक्टर? व्हाट इज OD वेक्टर नाउ? सर 3-5-2 -1, this is your OD vector. So what is the OD vector? -2 -1, so -2 -1 is going to be the D coordinate here as well. अब जो भी यहां पर OD आ रहा है ना, दैट इज गोइंग टू बी फाइनल आंसर, बस ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब देखो मैंने कुछ स्टेप जाहिर सी बातें ज्यादा करें, ये मैंने ज्यादा लिख दिया था, अभी आपको थोड़ा सा ये मैसी लग रहा होगा, लेकिन ये सारा काम देखो मैंने यहां पर एक एक डिटेल स्टेप यहां पर शो कर दिया आपको, ताकि आपके लिए आसानी है, बाद में भी देखें तो आपको क्लियर हो। DC वेक्टर क्या मैं OC माइनस OD लिख सकता हूं? यस सर। मुझे OD वेक्टर चाहिए, मैं इस वेक्टर को लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आया, ये माइनस हो गया, प्लस में था ना, ये माइनस में हो गया, माइनस OD ऑन द राइट हैंड साइड, प्लस OD हो गया। अब मैंने OC की वैल्यू लिखी यहां पर फ्रॉम द प्रीवियस पार्ट, इनको माइनस करवाया, मेरे पास OD वेक्टर आ गया, वट एवर द OD वेक्टर इज बेसिकली डी पॉइंट एज वेल। नाउ दे आर आस्किंग यू फाइंड द लेंथ ऑफ AD, तो देखो बेटा AD वेक्टर क्या हो जाएगा? OD माइनस OA। What is OD vector? OD vector is -2 -1. What is OA vector? सर वो तो हमने पिछले पार्ट से देख लेना है, -4 5, राइट? नाउ टेल मी, -2 माइनस माइनस प्लस, -1 -5 -6। AD वेक्टर की लेंथ मालूम करनी है, इट मींस यू नीड टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड। सर्ट फॉर्म में आंसर देना है, इट इज गोइंग टू बी 4 + 36, इट इज गोइंग टू बी √40, √40 इज गोइंग टू बी 2√10। 40 को मैं किस तरह ब्रेक कर सकता हूं? 4 × 10 में
2 root 10. So your answer should be 2 root 10. अच्छा, बच्चे कह रहे हैं कि भाई अगर लेंथ है तो सर आपने डिस्टेंस फॉर्मूला क्यों अप्लाई नहीं कर दिया? भाई आपके पास अगर ए पॉइंट पता है, दैट इज -2 -1, आपके पास डी पॉइंट पता है, सॉरी ये डी पॉइंट था, आपको ए पॉइंट पता है -4 5, आप डिस्टेंस फॉर्मूला भी अप्लाई करोगे ना तब भी बेटा सेम आंसर आएगा। अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला भी अप्लाई करोगे तब भी सेम आंसर आएगा बेटा। ये देखो x2 - x1 होल स्क्वायर विल गेट द सेम आंसर। ओके, तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका 2 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर अंडर रूट इन वेक्टर्स, मैंने वेक्टर से काम ले लो, बात एक ही है, ये नथिंग डिफरेंट। Then they're asking you to simplify this third problem. Can I write 175? रूट 175 को अगर आप देखो तो अगर कोई बच्चा प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहे तो वो कर ले, 125 into 7 is 175। भाई 25 8s are 200 होते हैं टोटल, 25 7s are 175 हो गया। Can I write 28 as 4 into 7? बिल्कुल सर। 25 का स्क्वायर रूट इज 5, 4 का स्क्वायर रूट इज 2, 5 root 7 minus root 7, it is going to be 3 root 7. ठीक है, रैशनलाइज डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में रूट 5 लिखा हुआ है, दैट इज अ इररेशनल नंबर, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय रूट 5 कर दिया। रूट 5 मतलब रूट 5, रूट 5 इंटू रूट 5, 5 हो गया। बस ये आपका आंसर है, डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया। 5 इज अ रैशनल नंबर। डिनोमिनेटर में बेटा हमने ये प्रॉपर्टी यूज करी है ना, हम जानते हैं ना रूट ए मतलब रूट ए क्या होता है, ए हो जाता है, तो रूट 5 मतलब रूट 5 इज 5। ओके, नाउ वी हैव दिस cumulative frequency curve of 80 people record journey time from home to work one day. The cumulative frequency diagram shows the result. Use the cumulative frequency diagram to find an estimate of median. Median के पहले बेटा पोजीशन निकालते हैं, total frequency 80 people, तो पहले पोजीशन, what is the position here? 80 divided by 2 40. So let's find out the answer against 40. 40 के अगेंस्ट आपके पास ये देखो ये आ रहा है आंसर। अब सर एक बॉक्स कितने यूनिट के बराबर है, तो देखो ऑन एक्स एक्सिस वी गॉट 10 boxes and there are difference of 10 units, 10 से 20 10 यूनिट का डिफरेंस है, और there are 10 tiny small box, तो एक बॉक्स 1 यूनिट के बराबर हुआ। आंसर इज 32 minutes, मीडियन टाइम इज 32 minutes। देन इंटरक्वार्टाइल रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज मतलब पहले उनकी पोजीशन, Q1 की पोजीशन एंड देन Q3 पोजीशन। Q1 पोजीशन इज 1/4 of 80 and Q3 position is 3/4 of 80, 20 and 60। 20 और 60 के अगेंस्ट देख लो क्या आ रहा है। 20 अगेंस्ट वी गॉट 25 Q1 और 60 के अगेंस्ट we got 35 Q3. So Q3 is 35, Q1 is 25. What is IQR? IQR is Q3 minus Q1. Right? Any problem? The number of people who had journey time of 40 minutes or more. देखो जिस बंदे को
जर्नी टाइम 40 लगा ना, एक्स एक्स पे टाइम है, ऑन एक्स एक्सिस वी हैव टाइम। वो कौन सा बंदा था जिसको 40 मिनट्स लग रहे हैं? दैट पर्सन वाज 72 नंबर, उसका नंबर क्या था? 72। नाउ ऑल ऑफ दीज पीपल आर दो जिनको टाइम 40 मिनट से ज्यादा लग रहा है। हाउ मेनी पीपल आर देयर? 80 minus 72, there are 8 people, so there are 8 people जिनको बेटा 40 मिनट से ज्यादा टाइम लग रहा है। Okay, each of the 80 people also record their journey time from work to home that day. The table shows the result. Median is 5 minutes, 35 minutes, and interquartile range is 15 minutes. ठीक है? J says the journey times from home to work is more consistent than journey time from work to home. Consistent का ताल्लुक बेटा IQR से होता है। जितना IQR यानी IQR डिफरेंस होता है ना, जितना IQR ज्यादा होगा उतनी इनकंसिस्टेंसी होगी, जितना IQR कम होगा उतनी कम इनकंसिस्टेंसी होगी। इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या होता है? डिफरेंस होता है बिटवीन टू वैल्यूज Q3 माइनस Q1। मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपके पास क्लास में कुछ बच्चों के आउट ऑफ 20 मार्क्स आ रहे हैं 18 19 18 19, तो इनका डिफरेंस 18 माइनस 19 1 आ रहा है, तो ये क्लास कंसिस्टेंट है हायर मार्क्स लेने में। एक क्लास में बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं 20 आउट ऑफ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 मार्क्स आ रहा है आउट ऑफ 20, तो इनका डिफरेंस भी 1 ही है, इनके मार्क्स का डिफरेंस भी 1 ही आ रहा है, तो ये क्लास भी कंसिस्टेंट है लोअर मार्क्स लेने में। लेकिन ये क्लास है किसी के मार्क्स आ रहे हैं 20, किसी का 18, किसी के 14, किसी के 1, किसी के 2, किसी के 5, इनका डिफरेंस निकालूंगा तो 19 18 आ रहा होगा डिफरेंस, हाईएस्ट वैल्यू लोएस्ट वैल्यू कह लेते हैं, रेंज डिफरेंस निकालूंगा तो मैं कहूंगा ये क्लास कंसिस्टेंट नहीं है, इसमें कुछ अच्छे बच्चे भी हैं कुछ बुरे बच्चे भी हैं, बुरे तो नहीं कह, लोअर मार्क्स लेने वाले बच्चे हैं। तो अगेन कंसिस्टेंसी कब होती है? जब रेंज कम हो, तो यहां पर कंसिस्टेंसी का ताल्लुक बेटा इंटरक्वार्टाइल रेंज से है। इज जे करेक्ट? एक्सप्लेन हाउ यू डिसाइड। तो जे कह रहा है कि होम टू वर्क इज मोर कंसिस्टेंट, तो होम टू वर्क का IQR आ रहा है 8, ये होम टू वर्क का IQR है 8 और ये वर्क टू होम का IQR आ रहा है 15। तो हम कहेंगे हां होम टू वर्क, यस होम टू वर्क इज मोर कंसिस्टेंट, बिल्कुल सही कह रहा है वो। क्यों? बिकॉज IQR इज लोअर देन फॉर जर्नी वर्क टू होम। वर्क टू होम के मुकाबले में बेटा आपके पास होम टू वर्क की IQR कम है, इसका मतलब होम टू वर्क इज मोर कंसिस्टेंट। अच्छा अगेन 8 भी आ रहा है, 10 भी, 10 आ रहा था, सॉरी माय मिस्टेक, इट वाज 10। अगेन आंसर पे भी सही है मेरा, सही ना, ये कमी है हमारे पास वैल्यू, तो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट द आंसर, मैंने फिर से लिख लिया। द इक्वेशन द लाइन L is 5y plus 3x equal to 7 10, क्वेश्चन नंबर 17, rearrange to make y the subject। कह रहे इसमें से y को सब्जेक्ट बना लें। What is an issue here? देखो if I move 3x on the right hand side become minus 3x plus 10 हो जाएगा। ये x वाली टर्म को वेरी राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वल्स टू लिखा जाता है, तो -3/5 5 ऑन द राइट हैंड साइड डिवाइड कर देंगे दोनों टर्म से, तो y द सब्जेक्ट हो गया यहां पर, विच इज नियरली इक्वल टू y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में लिखा हुआ है, नियरली इक्वल टू नहीं बल्कि वैसी फॉर्म में लिखा हुआ है मैंने। इट इज -3/5x प्लस 10/5 विच इज 2। Then it says line L is perpendicular to line L, line P is perpendicular to line L। ये line L की क्वेश्चन है। line P passes through 6 7, line P पास कर रहा है 6 7 से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन P।
लाइन पी की इक्वेशन मालूम करने के लिए बेटा y इज इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्मूला लगाना है मुझे. m is the gradient that you should know and c the y intercept that you should know. वो तो हमें पता ही नहीं है. मैंने बोला देखो लाइन p का ग्रेडियंट किस तरह निकालूंगा. लाइन l का ग्रेडियंट y is equal to -3 by 5x plus 2. तो इसको y इक्वल टू mx प्लस c से मैं इक्वेट करूंगा तो माई m वैल्यू विल बी -3/5. तो मुझे बताओ लाइन p का ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में परपेंडिकुलर हैं तो नेगेटिव रेसिप्रोकल 5/3 हो जाएगा. वो -3/5 है, ये +5/3 हो जाएगा. राइट. अगेन अब मेरे पास y इज इक्वल टू 5/3x प्लस c लाइन की क्वेश्चन आ गई, p लाइन की क्वेश्चन आ गई, इसमें c नहीं पता. लेकिन तो c मालूम करने के लिए वी गॉट दिस 0.67. मैंने y की जगह 7 रख दिया, x की जगह I put 6. 3 1 to the 6, it will become 5 to the 10. c के लिए -c आ गई. तो लाइन p की क्वेश्चन आ गई बेटा ये हमारे पास 5/3x माइनस c हमारे पास इक्वेशन निकल कर आ गई. ठीक है. इट इज गोइंग टू बी -3. अब देखो यहां पर लिखा हुआ है द डायग्राम शो द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द साइक्लिस्ट जर्नी डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द साइक्लिस्ट बिटवीन 40 to 100. कह रहा है ये मोशन डिस्क्राइब कर रहे हैं 40 से लेकर 100 तक. तो ऑब्वियसली अगर आप देखो यहां पर इधर स्पीड इज वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो आप बस यहां पर लिखोगे वेलोसिटी इज कांस्टेंट. दैट्स इट. बस ये डिस्क्राइब करना था. द एक्सेलेरेशन ऑफ द साइकिल इज बिटवीन t0 to t40 0.25. सो दैट v is 10. तो देखो यहां पर जो ग्रेडियंट होगा स्पीड टाइम ग्राफ में दैट इज योर एक्सेलेरेशन. तो राइज ओवर रन, राइज इज 5, रन इज 40. ग्रेडियंट क्या होता है, राइज ओवर रन. राइट. और ये ग्रेडियंट बेटा बराबर है एक्सेलेरेशन के, एंड दैट एक्सेलेरेशन इज (0.25). I believe you can write 0.25 as 1/4. It will be much easier for you for the calculation. तो 4 1s are 4 10s are, your v is 10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 10 आ जाएगा. हमने प्रूफ कर दिया. Right. Next thing we have the total distance traveled by the skyscraper from 0 till t is 1.4 kilometer. यहां पर बेटा स्पीड दी हुई है मीटर में. एरिया अंडर द ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्टेंस. तो सबसे पहले तो समझ लें कि ये 1.4 किलोमीटर बेसिकली मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लें, इट विल बिकम 1400 मीटर. पहली बात तो ये होगी. अब क्योंकि ये एक ट्रेपीजियम है, एरिया अंडर द कर्व हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, दिस इज t, this is 60. Multiplied by v is the height. That is area. That area represent distance. ये 1400 हो गया. T is unknown. V is 10. 0 से 0 कैंसिल हो गया.
280, t प्लस 60 इज 280, तो t बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा 210, 210 और 220, सर 220, so your t will be 220 seconds. This 60 again sum of parallel side, t प्लस 60, ये लेंथ कितनी है 60 हो गई ना बेटा, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी t हो जाएगी, राइट? नाउ वी हैव सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने के लिए बेटा मैंने न्यूमरेटर में 3 कॉमन आ रहा था, एक्स स्क्वायर माइनस 4, यहां पर बेटा आई जस्ट डिड मिडिल टर्म ब्रेकिंग, 2 मल्टीप्लाई बाय 14 इज 28, राइट? नाउ टेल मी 2 नंबर्स, इनको मल्टीप्लाई कराएं तो 28, ऐड सब्ट्रैक्ट कराएं तो 11 आएगा। सर 7 4 28, 7 प्लस 4 11, तो 7x प्लस 4x। मैंने न्यूमरेटर में देखो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर कर दिया, डिनोमिनेटर में बेटा आई टुक 2x कॉमन इन द फर्स्ट टर्म, इट बिकम x प्लस 7, I just got x common. और नेक्स्ट टर्म में बेटा हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, 2x plus 7. So in numerator I got x minus 2, x plus 2. तो डिनोमिनेटर में बेटा फैक्टराइजेशन हो गई, अगेन ऑल ब्रैकेट्स आर मल्टीप्लाइंग, तो x plus 2 is cancel. In numerator you are left over with 3 into x minus 2, and denominator it is 2x plus 7. ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आ गया। 3 को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई भी करवा दें, डजंट मेक एनी डिफरेंस, नहीं करवाएं दैट इज आल्सो फाइन, राइट? इन क्वेश्चन नंबर 3 इट सेज वर्कआउट, और यहां पर बेटा आपके सामने एक 0.17 एक रिकरिंग डेसिमल दिया हुआ है, तो इसकी वर्किंग कैसे करते हैं? लेट x इज इक्वल टू 0.17, सबको मैं पहले 100 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, 17.017 17 17 17 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। नाउ आई एम गोना सब्ट्रैक्ट देम, 100x माइनस 1x, 99x, 17 माइनस 0 17, 1 माइनस 1 0, ये सब 0 हो जाएगा। So your x value is 17/99. अब आते हैं उसने आगे काम क्या करवाया हुआ है, 0.17 17/99 प्लस 5/9, इनको ऐड करवाना है, राइट? इनका एलसीएम लिया मैंने, 99 ही आ रहा है, 9 11s are 99, तो 5 मतलब 11 भी करना पड़ा, 55 हो गया। 17 प्लस 55, व्हाट इज 17 प्लस 55? व्हाट इज 17 प्लस 55? तो 55 में आप 10 ऐड करोगे 65, 7 ऐड करेंगे तो 72, इट इज 72/99। गिव योर आंसर एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ये मजीद सिंप्लीफाई हो रहा है तो इट्स फाइन, नहीं हो रहा तो यहीं रहने देंगे, लेकिन सर ये हो रहा है
9 8 जा 9 11 जा 8 by 11 is going to be आंसर। लेकिन उसने बोला होता ना सिंपलेस्ट फॉर्म, तो लाजमी हो रहा होगा। तो हमने बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर दे दिया 8 by 11। बेटा इफ यू राइट इट डायरेक्टली, अगर आप इसको रिकरिंग डेसिमल को डायरेक्टली 70 by 99 लिख देंगे, मार्क्स लूज कर देंगे। यू हैव टू शो द वर्किंग के किस तरह आपने रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा है, रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा है। किस तरह कन्वर्ट करा है? पहले आपने x इज इक्वल टू 0.171717 लिख दिया, रिकरिंग डेसिमल है पूरा, मतलब 100 करा ताकि डेसिमल एक जो रिपीटेड फैक्टर है, रिपीटेड पैच है, उसके आगे आपके पास डेसिमल चले जाए। तो ये देखा 17.171717 एंड सो ऑन, और 100 मतलब x 100x हो गया, माइनस करवाया 99x हो गया, माइनस करवाया 17 माइनस 0 इज 17, 1 माइनस 1 7 माइनस 7, 1 माइनस 1 7 माइनस 7, सब 0 0 हो गया। तो 17 by 99 हमारे पास रिकरिंग डेसिमल की फ्रैक्शन आ गई। दोनों फ्रैक्शन को ऐड कराया, 8 by 11 is going to be the answer. Okay, let's move on to the next part, the vector question. OA वेक्टर दिया हुआ है आपको, राइट? OB वेक्टर दिया हुआ है, राइट? X is on the point AB, AX और XB का रेशियो 3:3 है, 3:2 है। 3:2 बेटा हमारे पास का फैक्टर है। ठीक है? OX is a straight line, OX स्ट्रेट लाइन है। AC is parallel to OB, AC is parallel to OB, ये भी बता दिया उसने। फाइंड AX, कह रहा है AX मालूम करके दिखा दो। मैं आपसे बोलता हूं पहले तो मुझे बताओ, क्या AX, XB और AB वेक्टर, क्या ये कोलिनियर वेक्टर हैं कि नहीं है? आर दे कोलिनियर वेक्टर? आपका जवाब होगा यस। अब यहीं से हमारा काम निकलेगा। लेट जस्ट फर्स्ट फाइंड आउट AB वेक्टर। AB वेक्टर क्या होगा? देखो मैं ये वेक्टर मालूम कर सकता हूं, लेट जस्ट फाइंड आउट दिस वेक्टर। AB वेक्टर होगा OB माइनस OA भी कर सकते हो, या A से O गए माइनस A और फिर प्लस B। AB वेक्टर आ गया। अब देखो बेटा, आपको AX वेक्टर निकालना है जो कि अननोन है, और आपको AB वेक्टर पता है। AX का रेशो है 3, AB का रेशो है 5, ये इनके सामने लिख दिया। AX वेक्टर इज 3/5 ऑफ AB वेक्टर। जो वेक्टर पता नहीं है उसको न्यूमरेटर में, जो वेक्टर पता है उसको डिनोमिनेटर में, उनके रेशो उनके सामने लिख दिया मैंने। अब AX वेक्टर क्या आ जाएगा? 3/5 ऑफ AB वेक्टर माइनस A प्लस B। AX वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस 3/5 ऑफ A प्लस 3/5 ऑफ B। ठीक है? AX वेक्टर निकल कर आ गया आपके पास। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम क्लियर बेटा? किसी बच्चे को मसला? राइट? नेक्स्ट देयर आस्किंग यू XC वेक्टर निकाल के दिखा दो। व्हाट इज XC? देखो ये XC है। कहां है XC? ये XC, राइट? ये XC वेक्टर है। वी नीड टू फाइंड आउट दिस वेक्टर। अब देखो बेटा, इफ यू वांट टू फाइंड आउट XC वेक्टर तो आप एडिशन ऑफ वेक्टर भी यूज कर सकते हो,
एंड इफ यू हैव द रेशो, आप वो भी यूज कर सकते हो, रेशो तो है नहीं यहां पर, तो मैं एक्स सी वैक्टर कैसे निकालूं, ये सवाल है, एक्स सी वैक्टर कैसे निकालूं। तो देखो मैं ये कर सकता हूं कि भाई एक्स से ए गया, ए से सी चले गया, एक्स से ए गया, ए से सी चले गए, यहां पर ये कर सकता हूं ना मैं, ये एडिशन ऑफ वेक्टर में कर सकता हूं। एक्स से ए तो मुझे पता है सर कैसे, क्योंकि पिछले पार्ट में मैंने ए एक्स निकाल लिया है, तो एक्स से सी तो मुझे, एक्स से ए तो लाजमी पता चल गया मुझे, बट मुझे ए सी वेक्टर नहीं पता, आई डोंट नो ए सी वेक्टर क्या है, मुझे ए सी वेक्टर नहीं पता। प्रॉब्लम समझ में आ रही है? देखो मैं फिर से बता रहा हूं, अगर मुझे एक्स से सी वेक्टर निकालना है तो मैं एक्स से ए जाऊंगा और फिर ए से सी जाऊंगा, एक्स से ए फिर ए से सी, एक्स से ए आई नो द वेक्टर, एक्स से ये देखो, ये ए एक्स वेक्टर पता है ना, तो आई नो एक्स से वेक्टर 3/5 ऑफ ए माइनस 3/5 ऑफ बी, लेकिन मुझे ए सी वेक्टर नहीं पता। एक्स ए वेक्टर क्या हो जाएगा, देखो इसी का नेगेटिव प्लस हो जाएगा ये, और ये माइनस हो जाएगा, राइट। बट बेटा मुझे ए सी वेक्टर नहीं पता। सर अगर ए सी वेक्टर पता चल जाएगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा, ऐसा ही है। देखो बेटा आपके पास यहां पर सबसे पहले तो ये देख लो कि क्योंकि ये पैरेलल है ना, ये पैरेलल बनाने का मकसद क्या था, इसका क्या मकसद था, देखो मैं आपको बताता हूं। देखो बेटा ये दो ट्राइंगल जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, दे आर सिमिलर। हाउ दे आर सिमिलर, देखो ये ट्राइंगल, चलो छोटा बना लेता हूं, दे आर सिमिलर ट्राइंगल्स। क्यों सिमिलर है बेटा, ये पैरेलल है ना, दिस एंगल will be equal to this angle, alternate angle, this angle will be equal to this angle, this angle will be equal to this angle, एंगल्स बराबर है दो ट्राइंगल्स के, साइड्स छोटी बड़ी हैं, तो एंगल्स बराबर हो, साइड्स की लेंथ बराबर ना हो, इसका मतलब दे आर सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल में इस साइड का रेशियो 2:3 है, बेटा इसका रेशियो भी 2:3 हो जाएगा, इसका रेशियो भी 2:3 हो जाएगा। आ रही मेरी बात सुन में, इसका रेशियो भी 2:3 हो जाएगा। तो मैं अगर आपसे बोलूं बेटा ए सी और ओबी का रेशियो कितना है, सर ए सी का रेशियो है 3, ओबी का रेशियो 2 है, तो कैन यू मेक ए सी एज अ सब्जेक्ट है 3/2 ऑफ ओबी, कैन वी मेक ए सी एज अ सब्जेक्ट ओवर हियर, यस सर। तो यहां से क्या आपके पास ए सी वेक्टर नहीं आ गया 3/2 ऑफ बी, आगे ए सी वेक्टर। अगर ये सिमिलर है तो ए सी ओवर ओबी का रेशियो बराबर होगा 3/2 ही होगा हमारे पास, तो ओबी पता चले गया, ओबी वेक्टर की वैल्यू पता है स्मॉल बी, ए सी वेक्टर आ गया, 3/2 ऑफ बी। अब आपने सिंप्लीफाई कर लेना है, 3/5 ऑफ ए हो गया, ठीक है ना, दिस इज एलसीएम इज गोइंग टू बी 10, ये हो जाएगा बेटा हमारे पास वो -6 भी है प्लस 15 भी हो जाएगा, so xc finally will be equals to 3/2 of a और ये होगा 9/10 ऑफ बी। बस ये सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट छुपा हुआ था, ये कर लिया, काम हो गया। एनी प्रॉब्लम टिल हियर? नाउ दे आर आस्किंग यू टू राइट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन दिस कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म। ये मैंने आपको बताया था बेटा, स्क्वायर आपने एज लिखा, कोएफिशिएंट ऑफ x को डिवाइड बाय 2 करो, चुपके से डिवाइड बाय 2 कर दो, किसी को बताना मत, सिर्फ 4 को डिवाइड बाय 2, 2।
आई टोल्ड यू पीपल, आपने 2 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कराना है और एंड में -12 लिख देना, ये -12 सबसे एंड में आगे लिख देना है। तो दिस विल बिकम x + 2 होल स्क्वायर -4 + 12 और बेटा ये बन जाएगा -16। तो देखो x + 2 का होल स्क्वायर -16। डोंट वरी अगर वहां पर प्लस भी लिखा हुआ है और मेरे पास माइनस आ रहा है, दैट डजंट मैटर, साइन का मसला नहीं है। यूज योर आंसर पार्ट ए टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टर्निंग पॉइंट। मैंने आपको पहले बताया बेटा, अगर आप देख सको वीडियोस आगे देखें, मैंने उसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टर्निंग पॉइंट बताया किस तरह निकालते हैं। बेटा जब आप किसी भी इक्वेशन को कम्युनिटी स्क्वायर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हो ना, ये कम्युनिटी स्क्वायर फॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो एच के रिप्रेजेंट टर्निंग पॉइंट, सो -h बराबर है +2 के। प्लस के बराबर है -16 के। -2, -16 is going to be your turning point. Along with sign दिखा जाता है। फिर इसकी स्केचिंग करनी है, इंडिकेटिंग द वैल्यूज वेयर द ग्राफ क्रॉसेस एक्सिस। AX ES लिखा हुआ है तो इसमें x एक्सिस भी देखना है और y एक्सिस भी देखना है, ग्राफ कहां से क्रॉस कर रहा है। तो देखो बेटा आपके पास यहां पर x एक्सिस पर मैं वर्किंग कर लेता हूं। ऑन x एक्सिस y वैल्यू 0, ठीक है ना। आप चाहो तो ये वैल्यू ले लो या चाहो तो कम्युनिटी स्क्वायर वाली फॉर्म ले लो, जो आपको सही लगे। मैंने यहां पर y की जगह 0 पुट कर दिया। -16 on the left hand side become +16, square root on both side, x + 2 हो गया। x की वैल्यू -6 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। तो -6, 0 and 2, 0 are your x axis points. On y axis x की जगह 0 पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में भाई, चाहे इसमें पुट कर लो चाहे दूसरी इक्वेशन में पुट कर लो, दैट डजंट मैटर। अगर आप यहां पर y की जगह x की जगह 0 पुट करोगे, y की वैल्यू -12 आ रही है। ये आपके पास बेटा x एक्सिस y एक्सिस पॉइंट आ है। अब इनके रिस्पेक्ट से आपने प्लॉटिंग करनी है। 2 4 इस तरह प्लॉटिंग कर लें। 6 -2 -4 -6 2 4 6 8 10 12 2 -6 -12 आपने प्लॉटिंग करनी है, सही से प्रॉपर दिखानी है। क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव है, इट इज गोइंग टू बी द हैप्पी फेस। नाउ आई हैव गॉट सम, मैं यहां पर इसको ठीक कर लेता हूं। तो आपने लेबलिंग जरा प्रॉपर्ली दिखानी है बेटा। ये आपने कर लिया। आप इसको ना लेबलिंग, जैसे ये -2 -4, इसकी जगह आप ये भी कर सकते हो। मैं आई एम नॉट सेइंग के ये रखो -2 -4 -6 -8 -10 -12 हो गया, ये भी रख सकते हो। अगर आप यूं रखना चाहते हो -4 -8 -12, तो फिर आपको यूं करना पड़ेगा ये। लेकिन आपने लेबलिंग फिर प्रॉपर मेंशन करनी है, फिर आप इसको -12 ना कहें।
अब बताएंगे भाई ये -4 है, ये -8 -12, ठीक है ना? तो दोनों तरीके से आप आंसर कर सकते हैं, दैट्स टोटली ऑन यू. नाउ वी हैव दिस लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर. इट सेज OAB is a minus sector of the circle center O. OCD is a major sector of the different circle. OCA and ODB are straight line. OC is 6. And OA is 9. यानी बड़े वाले सेक्टर का रेडियस 9 है, छोटे वाले सर्कल का जो सेक्टर है वो हमारे पास 6 है. द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क AB is 5 pi. AB माइनर आर्क की लेंथ बेटा 5 pi. वर्क आउट द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर OCD. कह रहे OCD का एरिया निकाल के दिखा दो इन टर्म्स ऑफ पाई. देखो बेटा मैंने यहां पर S is equals to थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई r, ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई करा है फॉर दिस सेक्टर. हमें पता है 5 पाई है, दैट इज ऑलरेडी मेंशन. थीटा हमें पता नहीं है, विच आई वांट टू फाइंड आउट. रेडियस है इसका 9. तो देखो 5 पाई मल्टीप्लाई बाय 360, 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 9. पाई से पाई कैंसिल, 9 1 जा 9 4 जा 2 1 जा 2 to the 4. थीटा आ गया बेटा 100. The theta is 100 over here, 100 degree. Once you got this 100, तो बेटा ये एंगल क्या होगा? 360 minus 100, 260 डिग्री. एरिया निकालने के लिए फॉर द एरिया थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. थर्टी सिक्स हो गया. 36 1 जा 36 1 जा 0, 0 से 0 कैंसिल हो गया. 26 पाई इन टर्म्स ऑफ पाई आंसर देना था. एरिया आ गया 26 पाई, 26 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. Right? Any questions? Any problem? So that's it for this paper. We'll continue in the next class. I'll send you this paper as well. Take care.